मैं हूं अर्पिता आर्या, शंखनाद में आपका स्वागत है। यूपी में सियासी बिगुल बच चुका है, जहां हर कोई अपनी ढपली, अपना राग अलाप रहा है। हर पार्टी ने अपने हिसाब से सियासी पिच तैयार कर रखी है, जहां वो दूसरों को खिलाने की तैयारी कर रहा है। सबसे पहले बात बीजेपी की, जिसके पास हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, दंगों जैसे मुद्दों के बाउंसर हैं, तो वहीं अपराध, पलायन जैसे मुद्दों की गुगली जो एक के बाद अखिलेश पर फेंकी जा रही है। लेकिन अखिलेश बीजेपी की पिच पर आने को तैयार ही नहीं। कैसे यहां चल रहा है अपनी ढपली, अपना राग का खेल, आइए दिखाते हैं। ये जोर है बीजेपी का पश्चिमी यूपी में, ये जोर है बीजेपी का जाटलैंड में फतह का। दिग्गज नेता गलियों में घूम रहे हैं, सड़कें भगवा हैं, डोर टू डोर बीजेपी मतदाताओं का दरवाजा खटखटा रही है, योगी सरकार की उपलब्धियां गिना रही है। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक तरीके से आप मानिए कि अमित शाह ने एक बार फिर से मथने की कोशिश की है। पहले जैसे उन्होंने कैराना से शुरू किया, मथुरा, और आज कम से कम मुजफ्फरनगर की जो भीड़ है, ये ऐतिहासिक भीड़ दिखाई दे रही है पूरे शहर में। जिस तरीके से अमित शाह को देखने और सुनने लोग आए। मामला पश्चिमी यूपी का है तो बीजेपी का एजेंडा साफ है। हिंदुत्व का मुद्दा है, राष्ट्रवाद की बात है, दंगों का जिक्र है। लेकिन बीजेपी की इस पिच पर अखिलेश आने को तैयार नहीं। पिछली सरकार एक कावड़ यात्रा पे रोक लगाती थी, जन्माष्टमी का आयोजन नहीं होने देती थी। हमारी सरकार ने जन्माष्टमी के आयोजन भी धूमधाम से मनाए, और कावड़ यात्रा में तो बोलना ही क्या है, पुष्प वर्षा भी होती है। प्रदेश वही, सरकार बदलने से कितना फर्क पड़ता है, कितना फर्क पड़ता है, ये आपको स्पष्ट दिखाई देता है। भगवान की कोई जाति नहीं होती है, भगवान सबके हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी जाने वाले हैं, उन्हें घर पहले ही बीजेपी ने भेज दिया। और हमारे पत्रकार साथी, हमारे योगी मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य नहीं हैं, उन्हें टिकट मांगनी पड़ी बीजेपी से। सोचो, एक मुख्यमंत्री, उसे टिकट मांगनी पड़ रही हो अपने ही पार्टी से, हमें यहां से लड़ना है, यहां से लड़ना है, और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने घर पहुंचा दिया, जिससे लखनऊ ना आए दोबारा। चिंता का विषय यह है कि वो घर चुनाव से पहले ही पहुंचा दिए, और असली अब जनता उन्हें घर पहुंचा देगी। मुजफ्फरनगर में अमित शाह ने राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया, मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र किया, तो वहीं अखिलेश भाईचारे के नारे के साथ मैदान में उतर आए। मैं आज भी मुजफ्फरनगर की जनता को पूछना था, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को पूछने आए, यहां से लेकर सहारनपुर की जनता को पूछने आए कि आप भूले हैं क्या दंगे? जरा बोलिए जोर से, भूले हैं क्या? भूले हैं? नहीं तो फिर से अगर वो अकेले में गलती कर दी तो वही दंगे कराने वाले फिर से लखनऊ की गद्दी पर बैठ जाए। अगर कमल चुना तो दंगे नहीं होंगे। हमारे शासन में उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ। दंगा करने वाले जेल की सलाखों के पीछे। इस बार ये भाईचारा का चुनाव है, और हम लोगों ने नारा भी दिया है, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। और किसान एकता का नया नारा है। अरे रुक जाओ भाई, नारा तो बता लें दो। अरे रुक जाओ, किसान एकता का नारा, और हमारा और सबका नारा कि हमारी ताकत होगी भाईचारा, हमारी ताकत भाईचारा। मुद्दा लाल टोपी का उठा, मुद्दा अखिलेश राज में खून खराबे का उठा, लेकिन अखिलेश लाल रंग से लाल सिलेंडर को जोड़ने लगे। यहां पर कभी मुजफ्फरनगर के किसानों पर, मुजफ्फरनगर के निर्दोष नौजवानों पर कभी गोली चला करके, और कभी अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप भी और उसका दाग भी
इनकी टोपी पर लगा हुआ है। ये निर्दोष राम भक्तों के खून से भी इनकी टोपी रंगी हुई है और दंगों में मारे गए निर्दोष सचिन हो या फिर गौरव या फिर यहां के वे सभी नौजवान और वे सभी किसान जो मुजफ्फरनगर दंगों के शिकार हुए थे, वे सभी समाजवादी पार्टी के पाप के दाग से इनकी टोपी रंगी हुई है। उन्हें डोर टू डोर जाने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई है कि मैं तो कहूंगा जिस घर का दरवाजा वो बजाएं या डोर टू डोर कैंपेन में जाएं, वो सिलेंडर उन्हें दिखा दें। वो जो लाल रंग का सिलेंडर है वो दिखा दें, क्योंकि पोटली पे अन्न संकल्प तो लेंगे नहीं वो, तो कम से कम उन्हें लाल सिलेंडर जरूर दिखाएं कि जिस समय वो सरकार में आए थे उस समय एक सिलेंडर भरवाने की कीमत क्या थी और आज क्या कीमत है। मुद्दा पश्चिमी यूपी में जाटों के वोट का है। लगातार बीजेपी आरएलडी और अखिलेश के गठबंधन पर सवाल खड़े कर रही है, मुगलों से जंग की याद दिला रही है। अमित शाह ने आजम खान पर तंज कसते हुए गठबंधन पर सवाल खड़े किए तो अखिलेश यादव एसपी सरकार की वापसी का दम भरने लगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने तो अपना फैसला सुना दिया है। यहाँ कोई सरप्राइज नहीं आने वाला है। यहाँ की जनता ने, खासकर किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोगों ने मन बना लिया है कि समाजवादी गठबंधन के साथ जो लोग हैं उनकी सरकार बनने जा रही है। अखिलेश जी ने बहुत अच्छे से बात की कि हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। वो तो भैया दिखाई पड़ता है आप साथ साथ, मगर साथ साथ कब हो, कब तक हो, मैं बताऊं आपको, काउंटिंग तक। अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे। बैठेंगे या नहीं बैठेंगे बताओ भाई, बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? अभी तो जेल में है, अभी तो जेल में है, फिर आप जयंत जी को उनके साथ नहीं देखोगे। अतीक अहमद आ जाएंगे, आजम खान आ जाएंगे। जब यूपी में सियासी रंग चढ़ना शुरू हुआ तो अखिलेश ने जिन्ना का राग छेड़ा, लेकिन वक्त रहते उन्हें समझ आ गया कि जिस पिच पर वो खेलने की तैयारी कर रहे हैं उस पिच की बीजेपी महारथी है। जैसे ही समाजवादी पार्टी ने पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए कहा, आप सोचो मुख्यमंत्री जी को क्या याद आया? अब्बा जान। तो भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। और जो पहलवान हार जाता है, आप में से कोई कुश्ती पहलवानी जानते हैं? जो पहलवान हार जाता है तो वो क्या नहीं करता बताओ? कभी काटता है, कभी नोचता है। तो ये लोग पहलवान वो लोग हैं जो हार चुके हैं, जनता ने हराया इनको, किसान हरा रहा है इनको। बीजेपी बार बार उन्हें अपनी पिच पर खिलाने की कोशिश करती है तो अखिलेश लगातार इस मैदान में उतरने को तैयार नहीं। आपने और प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ने देखा है कि 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पलायन होगा। और आपने देखा नहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री का कैसा पलायन हुआ है। वो पहले अयोध्या से टिकट मांग रहे थे, मथुरा से टिकट मांग रहे थे, प्रयागराज से टिकट मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा उनका पॉलिटिकल पलायन किया है कि उन्हें घर भेज दिया बाहर। पश्चिमी यूपी की सियासत में ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण का मुद्दा बड़े बड़े मुद्दों पर भारी पड़ता है। बीजेपी खुलकर राष्ट्रवाद, दंगा, पलायन और हिंदुत्व के मुद्दे के साथ मैदान पर है। ये वही मुद्दे हैं जिसने पश्चिमी यूपी में बीजेपी का झंडा लहराया। ये वही मुद्दे हैं जिसने यूपी में बीजेपी का 14 साल का वनवास खत्म किया। ये बड़ा हिंदू है या अखिलेश बड़ा हिंदू है, या और दोनों में ये कॉम्पिटिशन है कि मोदी से बड़ा कौन हिंदू बन जाएगा। वही तो लड़ाई हो रही है ना। सामाजिक न्याय की लड़ाई हो रही है क्या? नहीं हो रही सामाजिक न्याय की लड़ाई।
अखिलेश तुष्टीकरण के खेल में पहले ही हार चुके हैं। ऐसे में वो एक एक कदम फूक फूक कर रख रहे हैं। रणनीति जो भी हो, लेकिन खुलकर मैदान में इन मुद्दों के साथ नहीं उतर रहे। आज तक ब्यूरो। देखिए, अखिलेश ने अपनी पिच तैयार कर रखी है, जो किसानों के मुद्दे की आउट स्विंग फेंक रहे हैं। महंगाई, बिजली, पेंशन, रोजगार जैसे मुद्दों की यॉर्कर मार रहे हैं और इस पिच में बीजेपी बैकफुट पर है, तो वहीं अखिलेश फ्रंट पर आकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सियासत पश्चिमी यूपी की है, मुद्दा किसानों का है, जहां इस बार बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है और अखिलेश इसी पिच पर फ्रंट फुट पर आकर मैच खेलने को तैयार है। ये अन्न संकल्प के लिए हम पोटी लेके चलते हैं। यही अन्न है जो हमें और आपको जिंदा रखता है। किसान जो हमें पेट भरता है और कपड़े दे पहनाता है, उसके हक में हम दोनों लोग लगातार इसी तरह से संकल्प करते रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी को हटा न लें और उत्तर प्रदेश से सफाया न कर दें। और मैं कहता हूं, इस गाजीपुर बॉर्डर से और उस गाजीपुर बॉर्डर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। इसीलिए ये दोनों गठबंधन के लोग ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रहे हैं। बीजेपी ने भले ही चुनाव से पहले 3 कृषि कानून वापस ले लिए हों, लेकिन अखिलेश आंदोलन के जख्मों को कुरेदने में लगे हैं। खुद को किसानों का हमदर्द बता रहे हैं। ये दोनों किसानों के बेटे हैं। किसानों के हक के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे और इसीलिए मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूं, लाल टोपी और लाल पोटली। ये अन्नदाता के पक्ष में हराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए अन्न संकल्प लेकर के चलता हूं। हमारा निर्णय ठोस है। उत्तर प्रदेश में जो हम विकास करना चाहते हैं, जिस तरह से भाईचारा और चौधरी चरण सिंह का जो समीकरण था, मूल रूप से किसान का मेरा वर्ग को संगठित करना, जो उनकी मुख्य लड़ाई थी जीवन भर, उसे आगे बढ़ाने के लिए हमने गठबंधन किया। किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर पश्चिमी यूपी में पड़ा, जहां किसानों ने गाजीपुर में डेरा डाला। बीजेपी लगातार किसानों को मनाने की कोशिश में जुटी है। अखिलेश भाई, आपका और सपा का 10 साल सरकार रहा, पुरानी छोड़ दीजिए, विशुद्ध सरकार 10 साल रही। किसानों के लिए आपने क्या किया, जरा लेकर आइए। हम पूछना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के, सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर 2,53,58,000 किसानों को 37,800 करोड़ रुपया प्रति साल 6,000 के हिसाब से बैंक अकाउंट में डायरेक्ट भेजने का काम किया है। जिस तरीके से किसान अपमानित हुए थे, मैं बधाई देना चाहता हूं सभी किसानों को कि जिनकी हिम्मत की वजह से, जिनकी बहादुरी और साहस की वजह से किसानों के आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी को झुकने के लिए मजबूर कर दिया और अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी को तीनों काले कानून वापस लेने पड़ गए। जो लोग दावा कर रहे हैं कि किसान खुशहाल हुआ है, वो देखो कैसे अन्नदाता का अपमान किए थे। अखिलेश मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं, अखिलेश पेंशन योजना की बात कर रहे हैं, रोजगार देने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश के वादों पर बीजेपी ने सवालिया निशान लगा दिया है। कथनी और करनी में फर्क बताना शुरू कर दिया है, पुराने कार्यकाल की याद दिलाना शुरू कर दिया है। राजनीतिक दल में एक भारतीय जनता पार्टी है, मुझे दम के साथ कह सकते हैं, जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे। मैं पूछता हूं, समाजवादी पार्टी कह सकती है क्या? कह सकती है क्या? कहा था कि विकास करेंगे, लाए क्या? माफिया लाए। कहा था कि हम कानून व्यवस्था बनाएंगे, लाए क्या? रेत माफिया, खनन माफिया, आतंकवादियों का बचाव
पश्चिमी यूपी में बीजेपी डोर टू डोर कैंपेन में उतरी, गलियां भगवा हुई तो अखिलेश ने भीड़ पर सवाल खड़े किए, कोरोना का मुद्दा उठाया, आचार संहिता की बात करने लगे। मुझे खुशी है इस बात की कि जनता का समर्थन मिल रहा है और जनता का समर्थन से घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी गली गली घूम रही है। हम लोग जितनी भी पाबंदियां लगी हैं उन नियमों का पालन कर करके हम आपके माध्यम से अपील करने आए हैं। हमारी यही डोर टू डोर कैंपेन है, मैन टू मैन कैंपेन है। लाइए पर्चा, लाइए पर्चा, मैन टू मैन कैंपेनिंग है हमारी। डोर टू डोर भी कैंपेन होगी और मैन टू मैन कैंपेन भी होगी। मैं आपसे कहता हूं हमारी पार्टी की मदद करना। शाह के डोर टू डोर कैंपेन में भीड़ उमड़ी तो प्रचार के तरीके में बदलाव किया गया। देवबंद में शाह ने अपना 45 मिनट का कार्यक्रम 5 मिनट में समेट दिया ताकि चुनाव में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन ना हो। हर पार्टी का एजेंडा सेट, हर पार्टी का मुद्दा साफ है, एक दूसरे की कमजोर नब्ज को दबाया जा रहा है। आपने देखा होगा इत्र वाले मित्र के यहाँ दीवारों के बीच में कैसे नोट के पहाड़ खड़े किए गए। एक गरीबों का पैसा था जो गरीब के लिए लगना चाहिए था, विकास के लिए लगना चाहिए था, इसलिए सरकारें अपने इत्र वाले मित्र के यहाँ पैसा ढेर लगा करके सुरक्षित करके रखती थी। हमने कहा नहीं, ये पैसा तो जनता के विकास में ही खर्च होगा। हर कोई अपनी पिच पर खेल रहा है, दूसरे की पिच पर जाने से बच रहा है। मुद्दे अपनी सहूलियत के हिसाब से चुने जा रहे हैं, एक दूसरे को आईना दिखाया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। यूपी की सियासत में कुछ किरदार ऐसे हैं जो बीच बीच में तगड़े का काम करते हैं। ऐसे में ही एक किरदार है मशहूर शायर मुनव्वर राणा, जिनकी एक बार फिर एंट्री हो चुकी है। मुनव्वर राणा ने यूपी सरकार पर फिर हमला बोला। उन्होंने योगी सरकार की तुलना इमरजेंसी से करते हुए कहा कि फिर सरकार बनी तो यूपी छोड़ दूंगा। आप कैसे देखते हैं इस पूरे 5 सालों को, कैसे देखते हैं, कैसे समाज किस दिशा में गया, विकास हुआ, क्या हुआ? देखिए, इमरजेंसी से ज्यादा खतरनाक दौर गुजरा है जो योगी का दौर था, इसलिए कि इमरजेंसी में सब परेशान थे। तो वो एक शायर था इदरीस देलवी, उसका एक शेर है कि मैं धूप की शिद्दत कभी महसूस न करता, ये कौन मगर पेड़ के साए में खड़ा है। तो उत्तर प्रदेश या पूरे हिंदुस्तान में इमरजेंसी में जो कुछ हुआ तो वो सबके साथ था। तो एक दूसरे को देख के सब्र कर लेते थे कि वो भी परेशान है, हम भी परेशान है, भाई क्या किया जा सकता है। तो ये तो सरकार का जुल्म है और सब झेल रहे हैं। हमारे साथ तो बहुत होता है तो जाने चली जाती हैं। 72 थे, सब चले गए, लेकिन सर नहीं झुका पाए। तो अगर योगी जी अगर ये चाहते हैं कि अगर मुसलमान उनको सजदा करने लगे, तो मुजफ्फर अनफी का एक शेर है कि गर्दन क्या खम होगी मेरी, तुम यूं ही कुर्बानी कर लो। गर्दन क्या खम होगी मेरी, तुम यूं ही कुर्बानी कर लो। तो ठीक है, उनकी हुकूमत रहेगी तो रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। राणा साहब क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश में जितना आपकी सरकार ने मुसलमानों को परेशान किया है अननेसेसरी, झूठे इल्जाम लगाकर, उनका बस चले तो आधे उत्तर प्रदेश से मुसलमान यहां से माइग्रेट करके चले जाएं। चलिए अब बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार की नीतीश सरकार ने शिक्षकों को अजीब फरमान सुनाया है। फरमान ये है कि अब से उनको पढ़ाने के साथ साथ शराब तस्करी भी रोकनी होगी। बाकायदा इसका आदेश जारी हुआ है। शिक्षक अब हैरान परेशान हैं। ये नीतीश सरकार के सुशासन का नया फरमान है। बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों पर अब समाज को बेहतर करने की जिम्मेदारी है। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाना है, शराब माफियाओं को पकड़वाना है। ये फरमान है सरकार का, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। नीतीश सरकार ने बेतुका फैसला लिया है। अब राज्य के शिक्षक पढ़ाने के बदले वो शराब की बोतलें खोजेंगे।
शराबबंदी पूरी तरह से राज्य में फेल है। एक पैरेलल इकोनॉमी शराब माफियाओं का, शराब तस्करों का खड़ा हो गया। आप लोग शिक्षकों को जिम्मेदार नागरिक नहीं मानते हैं? वो तो पहले से ही सब बिहार के सभी नागरिकों से अपील की जा चुकी है। तो ये तो विभाग ने इंटरनल केवल सरकार की इस नीति में सहयोग के लिए कहा है। इस पर कोई बाध्यकारी कुछ तो है नहीं। ये तो कहा गया है कि अगर आपकी सूचना में है, आपके संज्ञान में है, तो इसकी सूचना दे दीजिए। तो कौन नई बात है जो आप लोग को इतना इसमें बने कोई लग रहा है कि क्या हो गया? बिहार में अब समाज को नशा मुक्त बनाने की जिम्मेदारी शिक्षकों की है। बिहार के शिक्षा महकमे के अतिरिक्त मुख्य सचिव की इस चिट्ठी पर गौर कीजिए। इसमें शिक्षकों को नया काम दिया गया है। उनसे कहा गया है शराबियों और शराब तस्करों पर नजर रखें, पियक्कड़ों की निगरानी करें, अवैध शराब बनाने वालों पर नजर रखें और इन सब के बारे में हेल्पलाइन पर खबर दें। जो काम पुलिस नहीं कर पाई वो काम अब शिक्षक करेंगे। लेकिन सवाल वही, शिक्षकों की जिम्मेदारी कौन लेगा? जिसे लेकर शिक्षक संघ अब खुलकर मैदान में है। पूरे देश के अंदर में राइट टू एजुकेशन और नई शिक्षा पॉलिसी लागू है, लेकिन उस शिक्षा पॉलिसी की आत्मा कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाना है, इसको एक राज्य के शिक्षा विभाग के प्रमुख के द्वारा ही अपने पत्र के जरिए धज्जियां उड़ाई जा रही है। शराबबंदी बिहार में सियासी मुद्दा है। नीतीश सरकार पर विपक्ष शराब के नाम पर उगाही का आरोप लगा रहा है। ब्लैक में शराब बेचने के कारोबार की तस्वीर सामने आती रहती है। ऐसे में शिक्षकों को मिली जिम्मेदारी ने बिहार में नई सियासत को जन्म दे दिया है। सुजीत झा के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक।